कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था वो था नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का, और इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसलिए आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए। सो मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ये हम तभी डिसाइड कर पाएंगे जब पहले हम ये समझेंगे कि साइंस, आर्ट और प्रोफेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, और मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट ये इन फीचर्स पे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स को ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये इन तीनों में से क्या है। तो आइए डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं मैनेजमेंट के नेचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट एज साइंस में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या होता है? साइंस में जितने भी आपके थ्योरीज होते हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, वो बहुत ही सिस्टमैटिकली अवेलेबल होते हैं, उनकी थ्योरीज अवेलेबल होती हैं, तो बहुत ही सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ऑफकोर्स सेम वेज मैनेजमेंट भी जितने इनके थ्योरीज और प्रिंसिपल्स वगैरह हैं वो बहुत ही सिस्टमैटिक अवेलेबल हैं हमारे लिए। मैनेजर्स उसी को रेफर करके अपना मैनेजरियल प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो इट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। साइंस में जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जितने भी थ्योरीज होते हैं, जितने भी फैक्ट्स होते हैं, वो सब कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होते हैं। उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी जितने भी आपके प्रिंसिपल्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जस्ट एग्जांपल, इसके बारे में डिटेल आगे हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो बहुत ही केयरफुल एंड कीन ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशंस के बाद बनाए गए हैं, जिसको रेफर करके, जिसको कंसिडर करके मैनेजर्स उसको अपने हिसाब से अप्लाई करते हैं वेरेवर इट इज नीडेड, ठीक है। तो ऑफकोर्स मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंटेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस पे। एंड द लास्ट वन इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब होता है कि साइंस में जितने भी प्रिंसिपल्स वगैरह हैं या जो भी फैक्ट्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, वैलिड होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, यूनिवर्सली वैलिड होते हैं। तो अगर हम एक तरीके से देखें तो ये तीनों पॉइंट मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट कंसिडर करता है, मैनेजमेंट इसको सेटिस्फाई करता है। बट क्या एक्चुअली ये प्योर साइंस है? द आंसर इज नो, इट इज नॉट अ प्योर साइंस एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ओके। इस तरीके का प्योर साइंस नहीं है, बट यस बहुत हद तक ये साइंस के फीचर्स को सेटिस्फाई करता है, बिकॉज यूनिवर्सल वैलिडिटी है, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन पे है हमारे प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट में भी, बट इट मे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसका एप्लीकेशन जो होता है इन प्रिंसिपल्स का वो पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो उसका एप्लीकेशन डिफर कर सकता है। तो इट इज अ साइंस, बट वी कांट से दैट इट इज अ प्योर साइंस। सो मैनेजमेंट इज up to some extent a science. Now let's come to the next, that is management as an art. तो आइए अब हम देखते हैं मैनेजमेंट एज आर्ट, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं है। तो पहला पॉइंट जो है वो हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। किसी भी आर्ट फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ म्यूजिक का, म्यूजिक इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, तो उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, कि क्या सुर है, क्या ताल है, कितने सरगम है, ऑल दीज काइंड ऑफ सारा थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है। सेम वेज मैनेजमेंट में भी इनके प्रिंसिपल्स, इनके थ्योरीज जो भी हैं, सारे फैक्ट्स, थ्योरम, सब कुछ आपके अवेलेबल है रिटन फॉर्म में, थ्योरेटिकल नॉलेज अवेलेबल है, ठीक है, जिसको हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ये क्या होता है? जैसे मैंने एग्जांपल लिया आर्ट में म्यूजिक का, बहुत सारे सिंगर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आपके पास सोनू निगम भी है और आपके पास बादशाह भी है, दोनों सिंगर्स हैं, ठीक है। दोनों ने आर्ट म्यूजिक पढ़ा है, बट दोनों का जो टाइप ऑफ म्यूजिक है वो डिफरेंट है, बिकॉज वो उनका अपना पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ देयर म्यूजिकल नॉलेज, ठीक है, ये चीज़ होती है। इसीलिए
किसी भी आर्ट फॉर्म में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। आप थ्योरी तो पढ़ लेते हो लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है वो आप अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट में भी होता है, प्रिंसिपल्स मैनेजर्स पढ़ते हैं, ठीक है, उनको पता है, मगर उसका एप्लीकेशन उनके सिचुएशन के हिसाब से वो अप्लाई करते हैं, तो इसलिए उसमें बहुत ही पर्सनलाइज्ड टच होता है। आप कह सकते हो कि वो बहुत कस्टमाइज्ड होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड। एंड द नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ऑफ कोर्स अगर आप म्यूजिक पढ़ते हैं, ठीक है, एज एन आर्ट फॉर्म, तो आपको रेगुलर उसका रियाज करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि आज की डेट में हर कोई उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालना चाहता है, अगर आप उसमें सर्वाइव करना चाहते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी बहुत ही क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, ठीक है। आप मैनेजर्स जो होते हैं वो अपने जो फॉर्मुलेशंस हैं, जो उनके ऑब्जर्वेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होके वो अपने डिसीजंस लेते हैं और कहीं ना कहीं अपना वो एक पर्सनल टच देते हैं, क्रिएटिविटी लाते हैं, अगर आप मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, बिकॉज आप हर साल बिजनेस में जो भी आप आगे हम आपको फंक्शंस में ये डिस्कस करेंगे कि जो भी हम अपने पॉलिसीज लेते हैं, ठीक है, उसको हम एट द एंड ऑफ द ईयर उसको रिव्यू करते हैं कि ये पॉलिसीज हमारे लिए कितनी सक्सेसफुल हुई, ठीक है। उसके बेसिस पे फिर हम नेक्स्ट ईयर कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस लाते हैं, कुछ ना कुछ उसमें एडवांसमेंट्स लाते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बेस्ड है प्रैक्टिस पे और क्रिएटिविटी पे, जो कि मैनेजमेंट में होता है। तो अगर हम नजर डालेंगे तो एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट ये सारे कंडीशंस को प्योरली फुलफिल करता है बहुत ही अच्छे तरीके से। सो वी कैन से दैट यस ऑफ कोर्स मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब मूव करते हैं तीसरे पॉइंट की, ठीक है, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं है? सबसे पहले तो ये जानेंगे प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन एक्चुअली इज अ काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन फॉर स्किलफुल पीपल। इट इज बेस्ड ऑन स्किल्स, ठीक है। किसी भी प्रोफेशन को लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोफेशन में ले रही हूँ डॉक्टर्स, ठीक है, तो वो उनका एक स्किल होता है, ठीक है, एक पर्सनलाइज एक स्किल, स्पेशल स्किल होती है, ठीक है, जो कि प्रोफेशन में होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। किसी भी प्रोफेशन में जो होता है, वो जो नॉलेज होती है बहुत ही वेल डिफाइंड होती है, प्रॉपर उनका करिकुलम होता है, प्रॉपर चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिकली डिफाइंड होती हैं। मैनेजमेंट में भी ये सारी चीज़ें हैं कि बहुत ही वेल डिफाइंड है, ठीक है, सारे थ्योरीज और प्रिंसिपल्स जो हैं। देन इट इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ठीक है। मैनेजमेंट में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब होता है कि आपको डॉक्टर्स के प्रोफेशन में जाने के लिए कहीं ना कहीं आपको उनका जो प्रेस्क्राइब्ड एग्जाम है वो क्वालिफाई करना होगा, वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, डिग्रीज की रिक्वायरमेंट है, वो आपको फुलफिल करनी होगी। सो एवरीबडी कैन नॉट मूव इनटू डॉक्टर्स प्रोफेशन विदाउट फुलफिलिंग दिस क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। मैनेजमेंट में भी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, आपको जो डिग्रीज हैं वो क्वालिफाई करनी होगी, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस है वो आपको लेनी होगी। नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। किसी भी प्रोफेशन में कोई ना कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हमने डॉक्टर लिया है तो हर एक डॉक्टर को IMA के थ्रू रजिस्टर होना ज़रूरी है, दैट इज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। उसके साथ एसोसिएट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये एक प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रोफेशन में प्रोफेशनल एसोसिएशन होना ज़रूरी है। मैनेजमेंट में भी प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, फॉर एग्जांपल ICAI, ठीक है, इससे एसोसिएशन होता है। नेक्स्ट वन इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। हर प्रोफेशन के अपने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। अब ये जो बेस्ड होती हैं आपके एथिक्स पे, आपके मोरल वैल्यूज़ पे, ठीक है। जब भी कोई डॉक्टर बनता है तो उनको शपथ दिलाई जाती है, ठीक है, दैट दे विल सर्व टू द सोसाइटी एंड दे विल नॉट डू एनीथिंग इलीगल, इस तरीके की कुछ शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। इट इज़ फॉर द मॉरल वैल्यूज एंड एथिक्स ऑफ द प्रोफेशन, ठीक है। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी हमारा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है।
स्टार्टिंग में ही जब मैंने फीचर्स बताया था तो आपको इसमें डिफाइन किया था कि इट शुड हैव लीगल बाउंडेशन, इट शुड बी लीगल, बिजनेस शुड बी लीगल। ठीक है, आप कोई भी अनलॉफुल या इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट इज a legal activity and it has its own ethical code of conduct. And the last one is service motive. किसी भी प्रोफेशन का ये मेन मोटिव होता है सर्विस। ठीक है, सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, सर्विस टू द पीपल। और हमारे मैनेजमेंट का भी कहीं ना कहीं ये मोटिव होता है कि हम अपने कस्टमर्स को गुड क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें। सो मैनेजमेंट एज प्रोफेशन भी ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो सेटिस्फाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली मैनेजमेंट को 3 ब्रॉड लेवल्स में डिवाइड किया गया है। पहला लेवल है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो फर्स्ट लेवल है वो है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा है मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड तीसरा है ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। ये ब्रॉडली 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो बेसिकली मैनेजमेंट का जो पॉलिसी मेकर लेवल होता है वो होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सारे गोल्स सेट करता है, ऑब्जेक्टिव सेट करता है और सारे प्लान्स फॉर्मुलेट करता है। इसीलिए इस लेवल में होते हैं प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एंड वाइस प्रेसिडेंट्स। ओके, नेक्स्ट मिडिल लेवल मैनेजमेंट में होते हैं सारे डिपार्टमेंट हेड्स, ब्रांच मैनेजर्स एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनको ये एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, जो सारे प्लान्स जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाए हैं उसको एग्जीक्यूट करता है और ये फर्दर पॉलिसीज बनाते हैं लोअर लेवल के लिए। ठीक है, और ये लोअर लेवल और टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम भी करते हैं। इसके बाद आता है हमारा थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये जो ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है ये एज द नेम सजेस्ट कि ये बहुत ही ऑपरेशनल लेवल है। यहाँ जो टॉप लेवल में जो पॉलिसीज बनाई गई थी और उनका एग्जीक्यूशन करने के लिए मिडिल लेवल में आया था, वो अब लोअर लेवल मैनेजमेंट में, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइजर्स, फोरमैन, ऑफिस मैनेजर्स, इन सब के द्वारा, इन सब के थ्रू ये कोऑर्डिनेट किया जाता है और उसको वर्किंग में लाया जाता है। इस लेवल में जो ये सुपरवाइजर्स और जो फोरमैन होते हैं, ऑफिस मैनेजर्स होते हैं, ये फर्दर वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं, उनको लीड करते हैं ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने फिक्स किए हैं वो अचीव किए। तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कई सारे फंक्शंस हैं और ये सारे फंक्शंस डिटेल में आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देती हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहला फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन जो है वो है हमारा प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन शॉर्ट POSDC ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी याद हो जाए। तो अब देखते हैं कि मैनेजमेंट के फंक्शंस कैसे कैसे हमारा काम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है और इनमें क्या क्या होना है। ठीक है, सबसे पहला है प्लानिंग। जब हम लोग फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट बहुत ही फ्यूचरिस्टिक होता है। ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग पे बेस्ड होता है। तो प्लानिंग फेज ऑफ मैनेजमेंट में हम यही करते हैं कि ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है। हम यहाँ पे सारे प्लान्स बनाते हैं, सारे पॉलिसीज बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो हम अचीव कर सके। विदाउट प्लानिंग कोई भी काम करना बहुत ही रिस्की होता है। ठीक है, आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में आ सकते हैं, आपके गोल्स अचीव नहीं हो सकते या टाइमली अचीव नहीं हो सकते। तो प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम घर में एक छोटी सी पार्टी भी रखते हैं तो हम पूरी प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से क्या हमारा गेस्ट लिस्ट होना है, क्या फूड होना है, किस तरीके का डेकोरेशन होता है। तो अगर छोटी सी पार्टी में हम इतनी प्लानिंग कर रहे हैं तो बड़े से बिजनेस में तो वी डेफिनेटली नीड अ प्लानिंग। ठीक है, तो पहला फंक्शन ही हमारा होता है प्लानिंग। उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, मैनेजमेंट के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्स, टेक्निकल रिसोर्स, बहुत तरीके के रिसोर्सेज होते हैं जो कि मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं, बिजनेस में यूज़ होते हैं। तो इस
ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हम क्या करते हैं, सारे रिसोर्सेज को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, ताकि हम उनको बेटर यूटिलाइजेशन कर सके और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है उन रिसोर्सेज की उनको अलोकेट भी करते हैं। तो ये सारा काम होता है ऑर्गेनाइजिंग में। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज स्टाफिंग। कहते हैं ना कि सही समय पे अगर सही वक्त पे सही इंसान हो तो एक तरीके से समझिए आपका आधा काम हो जाता है, वो यही फंक्शन है। स्टाफिंग में क्या करते हैं, आप मैनेजमेंट के लिए राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम, ये हम डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि किस डिपार्टमेंट में, अगर किसी डिपार्टमेंट में हमें स्किल्ड एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो वहाँ हम स्किल्ड एम्प्लॉय रिक्रूट करें ताकि काम अच्छे से हो सके। तो जहाँ जितने एम्प्लॉयज़ के राइट नंबर ऑफ द पीपल, राइट क्वालिफिकेशन ऑफ द पीपल एट द राइट टाइम, ये सारा काम हमारा होता है स्टाफिंग में, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ठीक है। उसके बाद आते हैं डायरेक्टिंग। भाई आपने प्लानिंग कर ली, आपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज भी कर लिया, आपने स्टाफिंग भी कर ली, ठीक है, बट यू नो वी नीड टू मोटिवेट एंड गाइड आवर एम्प्लॉयज, ये काम होता है डायरेक्टिंग में। यहाँ आप क्या करते हैं कि जो आपका वर्क हो रहा है बिजनेस में उसको आप सुपरवाइज भी करते हैं, एंड above all the supervision, if required, you know, a manager motivates and guides its subordinates, ठीक है। तो ये सारा काम हमारा होता है डायरेक्टिंग में, ठीक है। उनके परफॉर्मेंस के लिए उनको इंसेंटिव्स वगैरह भी दिया जाता है ताकि वो और मोटिवेट हो सके। बहुत सारी चीज़ें हैं, फर्दर हम डिटेल में जानेंगे। एंड द लास्ट वन इज कंट्रोलिंग, इट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। कंट्रोलिंग जो पार्ट होता है ये बेसिकली होता है कि जो भी हमने प्लानिंग यहाँ पे करी थी, ठीक है, जो भी हमने प्लानिंग में चीज़ें डिस्कस करी थी, जो भी पॉलिसीज बनाए थे, जो भी गोल्स बनाए थे, वो इन सारे फंक्शंस के होने के बाद क्या एक्चुअली में वो गोल्स हमारे अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। वो एक्चुअली एक तरीके से हम मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस, जो हमारा परफॉर्मेंस है उसको हम मेजर करते हैं, what we have achieved to what we have actually planned, ठीक है। तो ये आता है कंट्रोलिंग में, मीटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, किस तरीके से हमने अपने परफॉर्मेंस को किस तरीके से अचीव किया है, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया है। पे चलते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ एक्शन लाता है, ठीक है। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, सबकी जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उन सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। आइए एक एक करके इनके फीचर्स जानें तो फिर हम डिटेल में समझ पाएंगे। सबसे पहला जो फीचर है कोऑर्डिनेशन का वो है इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ वन टाइम फंक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो कि वन टाइम नहीं है, एक बार आपने कोऑर्डिनेट कर दिया और ख़त्म नहीं, ये मैनेजमेंट में हमेशा चलता रहने वाला फंक्शन, ठीक है। बिजनेस में आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उन सबके अपने अपने गोल्स हैं, सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट करते रहना होता है, ठीक है, तभी आप ग्रुप गोल को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैनेजमेंट का जो ये फंक्शन है कोऑर्डिनेशन, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार आप कोऑर्डिनेट करके आप you cannot just sit back, now I have coordinated, now it is not required. It is a continuous process, it keeps on going. Next is pervasive. It is required for every managerial function. सारे मैनेजरियल फंक्शंस, चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, सबको ये जो कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ये सबको कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि बिजनेस ने ये प्लान किया कि हमें 1 लाख नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। ये हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट ने इसको प्लान आउट किया। अब इस प्लान को आपके मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, अकाउंट्स, इन सारे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है, तभी तो आप वो जो टारगेट है हमारा 1 लाख प्रोडक्ट का वो आप अचीव कर पाओगे, ठीक। तो इसीलिए मैनेजमेंट का जो ये फंक्शन है कोऑर्डिनेशन, ये हर लेवल पे रिक्वायर्ड होता है, हर डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन हर जगह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट वन इज इट इंटीग्रेट ग्रुप फंक्शंस।
required to integrate group efforts for timely achievement of organizational goals. हम लोगों ने पहले ही मैनेजमेंट में डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, सब साथ मिलकर ग्रुप में काम करते हैं। इंडिविजुअल एफर्ट्स भी होते हैं, बट वी ऑल वर्क इन अ ग्रुप विद कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन करता है कि जितने भी ग्रुप फंक्शंस हैं, हर ग्रुप एक्टिविटी को ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि हम जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव कर सकें। एक तरीके से ये एक लिंक का काम करते हैं सारे एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने में। देन वी हैव यूनिटी ऑफ एक्शन। Unity of action means it is required for unifying the efforts of different individuals. ठीक है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, बट काम तो हर एक इंडिविजुअल ही कर रहा है एज अ ग्रुप और एज अ टीम। तो हर एक इंडिविजुअल के भी अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स होते हैं। ठीक है, और ओवर दैट उनके डिपार्टमेंट्स के गोल्स होते हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं। ठीक है, इन सबको कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, ताकि एक यूनिफाइड एक्शन बना रहे, ये कोऑर्डिनेशन का काम होता है। किसी भी तरीके के डिफरेंशिएशन ना आ सके, ठीक है, डिफरेंसेस ना आ सके, तो ये काम कोऑर्डिनेशन करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ टॉप लेवल तक सीमित नहीं है, ये सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजर हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो, फाइनेंशियल मैनेजर हो, जो भी हो, सेल्स मैनेजर हो, इन सब की इंडिविजुअली सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, सिर्फ टॉप लेवल की नहीं होती है कि वो सबसे कोऑर्डिनेट करे। ठीक है, कि किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इट इज इंडिविजुअली रिलेटेड टू एवरीवन। ठीक है, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखें कि उनके डिपार्टमेंट में किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो सब जगह रिक्वायर्ड है, इसीलिए परवेसिव है, हर वक्त होता रहता है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसीलिए इसकी ये इंपॉर्टेंस को देखते हुए कोऑर्डिनेशन को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, फर्स्ट वन इज ग्रोथ। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है तो उसके जो नंबर ऑफ पीपल हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी साथ में ग्रो करते हैं। ठीक है, आपकी एक्टिविटीज़ भी ग्रो करती हैं। तो जब आप ग्रोथ जब भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज जितने भी आपके इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबकी एक्टिविटीज़ और आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब के बीच में एक यूनिटी ऑफ एक्शन बन सके, एक यूनिफॉर्मिटी बन सके, इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज। नेक्स्ट वन इज स्पेशलाइजेशन। आज की डेट में बहुत ही मॉडर्न एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, बहुत ही टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रही है, मार्केट बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, बहुत ही कंपटीशन हो गया है। फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्ट देखिए, जैसे कि AI का इंट्रोडक्शन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो अगर हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने बिजनेस में तो हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट एम्प्लॉयज़ भी होते हैं और अदर एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, तो किसी भी तरीके का उनके बीच में कोई डिफरेंस ना आ पाए, इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। जो स्पेशलिस्ट हैं और जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बीच में ये कोऑर्डिनेशन बैठा सकें। ठीक है, ये इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होती है ताकि एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन हो, यूनिफॉर्म एक्शन हो, उनकी एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेटेड हो, इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैनेजमेंट में बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे डिविजन्स हैं। ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सबकी अपने अपने पॉलिसीज़ हैं, सबकी अपनी अपनी ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबके अपने अपने गोल्स हैं। ठीक है, बट ओवरऑल क्या करना है, सबको एक जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है उसको अचीव करना है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है कि इन सारे इंडिविजुअल्स, इन सारे डिपार्टमेंट्स, इन सारे जो बाइफर्केशंस हैं मैनेजमेंट में, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, इन सब को कोऑर्डिनेट करता है, इन सब की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है ताकि ये एज अ ग्रुप एक्टिविटी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके। ये एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन लाता है सारे
एक्टिविटीज़ के बीच में, इसलिए इसे कोई भी किसी भी तरीके का फंक्शनल डिफरेंशिएशन ना हो पाए, अलग अलग मैनेजमेंट के फंक्शंस में कोई डिफरेंस ना हो।